Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you a lesson that has been taken from the book Hornbill. The name of this lesson is Childhood, which is written by Marcus Nutton. जिसमें जो राइटर हैं वो हमें ये बताते हैं कि उनके चाइल्डहुड के साथ क्या हुआ, कहाँ गया उनका चाइल्डहुड जो कि बहुत ही इनोसेंट था, बहुत ही मासूम था। वो ये रियलाइज करते हैं इस पोएम में कि उनके आसपास का जो वर्ल्ड है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा वो दिखाई देता है। दुनिया में जो लोग हैं वो बहुत ही हिपोक्रेट है, और जब इंसान समझदार हो जाता है, जब उसके अंदर नॉलेज आ जाती है, जब उसके अंदर सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी आ जाती है, तो कैसे वो अपने बचपन को खो देता है। फिर ऑथर को ये भी समझ में आता है कि उनका जो बचपन है वो अब कहीं खो चुका है, और शायद वो खोया भी उस मासूम से चेहरे में है जो बचपन में उनके पास था। तो यहाँ पर वो छोटे छोटे बच्चों को मासूम कह रहे हैं, इनोसेंट कह रहे हैं, और जैसे ही हम बड़े होते हैं वैसे ही हमारे बड़े होने के साथ साथ हमारा बचपन भी चला जाता है। So my dear student, this is a very beautiful poem, very short poem. So here we are going to learn the whole explanation of this. We will learn all the hard words which will come in between, and we'll also see the poetic devices of this poem. So let us begin. So here in the first stanza, the poet starts, "When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be, was that the day?" So इस पैराग्राफ में पोएट अपने आप से एक सवाल करते हैं, कब मेरा बचपना चला गया। फिर वो इस सवाल के जवाब के लिए कई सारे तर्क सोच रहे हैं, कई सारे एस्पेक्ट्स देख रहे हैं। वो कहते हैं, क्या ये उस दिन चला गया जब मैंने अपने 11 ईयर्स को कंप्लीट कर लिया था। दैट मीन्स ऑथर कहना चाहते हैं कि जब वो 11 साल के हो गए थे और जब वो 12वें साल पर पढ़े, क्योंकि 11 ईयर्स के बाद बच्चा मैच्योर होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर अपनी समझ आ जाती है, अपनी इंडिविजुअलिटी आ जाती है और उसकी थॉट प्रोसेसिंग भी बढ़ जाती है। तो जब हम 12 साल के हो जाते हैं तो हम चीज़ें अपने हिसाब से सोचने लगते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जब मैं अपने 11 ईयर्स को कंप्लीट कर चुका था तब क्या मेरा चाइल्डहुड चला गया। Here ceased refers to come to an end. तो क्या उनका बचपन तब खोया है जब वो 11 साल के हो चुके थे, या फिर क्या ये वो समय था जब मुझे इस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि वो हेल और हेवन जिसकी कहानियां हमारे पेरेंट्स हमें सुनाते हैं और ये बताया जाता है कि जब हम मर जाएंगे, अगर हमने बुरे कर्म किए होंगे तो हम हेल में जाएंगे और अगर हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो हम हेवन में जाएंगे। तो ये थॉट जो हमारे दिमाग में डाला गया है, इस चीज को हम लोग ज्योग्राफी लेसन्स में नहीं पढ़ते। ज्योग्राफी लेसन में जब हम मैप्स पढ़ते हैं, हम ग्लोब देखते हैं, तो हमें हेल और हेवन जैसी कोई भी जगह नहीं दिखती। तो क्या हमारा बचपना तब चला गया जब हम लोगों ने ये देखा कि ज्योग्राफी लेसन में हेल और हेवन नाम की कोई भी जगह नहीं है, यानी कि हेल और हेवन जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब हम ये समझने लगे तब हमारे अंदर समझदारी आ गई, अंडरस्टैंडिंग हम लोग के अंदर डेवलप हो गई, और तभी हम लोगों ने अपना बचपन खो दिया। एंड therefore could not be, was that the day? और वो फिर कहते हैं कि जब मुझे ज्योग्राफी लेसन में ये नहीं मिला कि हेल और हेवन कहाँ है, क्या ये वो दिन था जब मैंने अपना बचपन खो दिया। So in the whole paragraph the poet is giving us two things to think. पहला कि 11 साल पूरा होने के बाद या फिर हेल और हेवन का रियलाइजेशन होने के बाद हम अपना बचपन खो देते हैं। फर्दर वो कहते हैं सेकेंड पैराग्राफ में, When did my childhood go? अगेन उनके दिमाग में फिर से एक सवाल आ रहा है, आखिर मेरा बचपन कहाँ गया। वो फिर से इस चीज को एम्फसाइज कर रहे हैं, मेरा बचपन गया कहाँ। Was it the time I realized that adults were not all they seems to be? They talked of love and preached of love but did not act so lovingly. Was that the day? Here preached refers to talked or spoken. जब आप किसी को नॉलेजेबल चीज बताते हो, किसी को कोई बात कहते हो, किसी को कुछ समझाते हो, दैट इज नोन एज प्रीच्ड। तो सेकंड पैराग्राफ में भी ऑथर वापस सवाल करते हैं कि आखिर मेरा बचपन कब चला गया।
क्या ये वो समय था जब हम लोगों ने ये महसूस किया कि हमारे आसपास के जो लोग हैं, अडल्ट्स, वो वैसे नहीं हैं जैसे कि वो दिखाई देते हैं? अब अडल्ट्स कैसे दिखाई देते हैं? उनको देख करके लगता है कि वो हमें बहुत प्यार कर रहे हैं, हमसे बहुत ज़्यादा अफेक्शन रखते हैं, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपथाइज्ड है, लेकिन एक्चुअली में वो वैसे नहीं होते जैसे वो दिखाई देते हैं. बेसिकली दे आर अ काइंड ऑफ हिपोक्रेट, राइट? वो इम्पोस्टर हैं, बहरूपीय हैं. उनके मन में कुछ और रहता है, उनके बाहर फेस पर कुछ और रहता है. वो अपने शब्दों में कुछ और बोलते हैं और अपने मन में कुछ और रखते हैं. तो क्या ये वो दिन था जब मैंने ये महसूस कर लिया कि मेरे आसपास के जो लोग हैं ये वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे कि ये दिखाई देते हैं, प्यार करते हुए, अफेक्शन देते हुए? वो कहते हैं कि देखो, प्यार करो सबसे, अच्छे से रहो सबके साथ प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए. लेकिन जितने प्यार भरी बातों को वो हम लोगों को बताते हैं, उतना प्यार वाला एक्ट वो करते नहीं है. उतना प्यार और ममता उनके अंदर है नहीं, उतनी स्वीटनेस उनके अंदर है नहीं. तो फिर ऑथर कहते हैं, क्या ये वो दिन था जब मैंने ये महसूस कर लिया कि जो हमारे आसपास की दुनिया है वो इतनी हिपोक्रेट है, वहाँ पे सब बहरूपीय हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो जैसा दिखता हो वैसा ही हो? क्या तब मैंने अपना बचपन खो दिया था? आखिर कब मैंने अपना बचपन खोया? राइट? सो इस पैराग्राफ में भी उन्होंने बता दिया कि लोगों को पहचानने के बाद उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि शायद उन्होंने अपना बचपन खो दिया है. थर्ड पैराग्राफ में वो कहते हैं, अगेन, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? कब मेरा बचपन चला गया? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? Was that the day? Now here again the author is asking to himself कि कब मेरा बचपन चला गया? क्या ये वो दिन था जब मैंने ये पाया कि मेरे पास खुद का एक दिमाग है जिसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ? मेरे पास मेरा खुद का माइंड है जिसको मैं उस तरीके से चला सकता हूँ जिस तरीके से मैं चाहता हूँ. जब हम छोटे होते हैं तो हमारे बड़ों के हिसाब से चलते हैं, हम हमेशा हमारे बड़ों के हिसाब से एक्शन करते हैं. हमें कुछ खाना होता है, कुछ चाहिए होता है तो हम हमारे बड़ों से पूछ करके लेते हैं. लेकिन जब हम खुद बड़े हो जाते हैं तो हम अपने हिसाब से चीज़ें करने लगते हैं, अपने हिसाब से खाते हैं, अपने हिसाब से बैठते हैं और अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं. तो ऑथर कह रहे हैं, क्या तब हमारा बचपन हमसे जुदा हो जाता है, हमारा चाइल्डहुड तब हमसे अलग हो जाता है जब हम अपने हिसाब से चीज़ों को सोचने लगते हैं, हमारे खुद के थॉट्स हमारे अंदर डेवलप होने लगते हैं, हम लोगों के हिसाब से नहीं चल रहे होते, हम अपने तरीकों से चल रहे होते हैं. और जब हमारे थॉट्स सिर्फ और सिर्फ हमारे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे, उस पर किसी और का रूल नहीं होता. सो एक बार फिर ऑथर ने एक और सिचुएशन यहां पर रखी और उन्होंने ये बताया कि जब हम हमारे थॉट्स को अपने हिसाब से चलाने लगते हैं और अपने हिसाब से करने लगते हैं तो तब हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस हमें बड़ा कर देते हैं और हमसे हमारा चाइल्डहुड छीन लेते हैं. तो 3 बार ऑथर ने फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ में अपने आप से ये सवाल किया है कि मेरा बचपन कब गया. तो वो अलग अलग सिचुएशन को सोचते हैं और उसके ऊपर अपने आप को रख करके देखते हैं, क्या ये वो सिचुएशंस थी जब मैंने अपना बचपन खो दिया? एंड देयर ही गॉट द आंसर. नाउ ही इज नॉट सेइंग कि मेरा बचपन कब चला गया, वो ये कह रहे हैं, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? नाउ ही इज इन द रियलाइजेशन कि उनका बचपन चला गया है. अब वो पछतावा कर रहे हैं, वो रिमोर्स कर रहे हैं, उनको दुख है इस चीज का कि मेरा बचपन मेरे से बहुत दूर चला गया है, मैं अब बहुत दूर आ गया हूं अपने बचपन से. वो कहते हैं, मेरा बचपन कहाँ चला गया? इतना स्वीट बचपन जिसमें मैं बहुत इनोसेंट था. It went to some forgotten place that's hidden an infant's face. That's all I know. Here, infants refers to a newborn baby, just like this. तो फिर ऑथर को ये रियलाइजेशन होता है कि अब उनका बचपन पता नहीं कहाँ चला गया है, लेकिन उन्हें एक चीज़ महसूस हो रही है कि उनका जो बचपन है वो कहीं खो गया है. और वो ये कह रहे हैं कि उनका जो बचपन खोया है वो उस जगह पे खो गया है जो कि एक प्यारे से बच्चे के चेहरे में था. अब ये उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि हम सब कभी ना कभी बच्चे होते हैं
और जब हम बच्चे होते हैं तब हम इनोसेंट होते हैं, हम मासूम होते हैं, हमारे अंदर अपनी थॉट प्रोसेसिंग नहीं होती, कोई क्लेवरनेस नहीं होती, हम कनिंग नहीं होते, तो तब तक हमारे अंदर मासूमियत रहती है और बचपना रहता है। लेकिन जैसे ही हम बढ़ते हैं, हमारी एज के साथ साथ हमारा बचपना भी हमसे दूर होता जाता है। तो ऑथर को बाद में एक तरह का पछतावा है और उनको ये लग रहा है कि उनका बचपन चला गया है, कहाँ चला गया है उन्हें नहीं पता, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो एक ऐसी जगह पर चला गया है जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकता, और अगर मैं उसे देखना चाहूँ भी तो वो छुप चुका है एक मासूम से बच्चे के चेहरे के पीछे। बस यही वो चीज़ है जो वो जानते हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं पता। So with this poem we learn that कि हमारी बढ़ती उम्र के साथ हम अपनी इनोसेंस को, अपने थॉट्स को बहुत अलग डायरेक्शन में लेकर के चले जाते हैं, और हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं वो भी बदलने लगते हैं। So I hope students with this we have learned a lot कि जो ऑथर है उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा सा लेसन दिया है कि जो बचपना हम लोगों ने खो दिया है वो शायद कभी भी वापस नहीं आ सकता, और जो हम आज हैं हमें उसी हिसाब से उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके पोएटिक डिवाइसेस, जिसमें हम एक एक करके ऑल पोएटिक डिवाइसेस को नोटिस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोम। अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ को नोटिस करोगे, so here we have the word go, which is not the rhyming of any of one, we can take it as A. 11 is rhymed with heaven, so we can take 11 and heaven as B. Then we have the rhyming scheme of geography with B, so we can take it as CC, and last we can take it as D. That means the first paragraph consists of the rhyming scheme A, B, B, C, C and D. Got it? Now if we talk about the rhyming scheme of the poem, we have learned that the rhyming scheme of this poem is A, double B, double C and D. और अगर अब हम पोएटिक डिवाइसेस पे आएँ तो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस जो हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल रहा है, दिस इज रेफ्रेन। मैं आपको बता दूं कि रेफ्रेन क्या होता है। आपने देखा फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में, आई कैन शो यू इवन व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, सेकंड पैराग्राफ व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, थर्ड पैराग्राफ When did my childhood go? So this is refrain. जब अलग अलग पैराग्राफ में सेम लाइन रिपीट होती है तो उसको आप रेफ्रेन कहते हो। और क्योंकि इस पूरी पोएम में 3 पैराग्राफ में सेम लाइन का रिपीटिशन देखने के लिए मिला है, इसलिए आप कह सकते हो कि वहां पर रेफ्रेन का इस्तेमाल किया गया है, राइट? नेक्स्ट देखिए, was it. Now this is the rhyming scheme which I told you is anaphora. जब एक पैराग्राफ की 2 अलग अलग लाइंस में सेम वर्ड्स का रिपीटेशन होता है तो आप उसे एनाफोरा बोलते हो। सो यहाँ पर हम वॉज इट को बोल सकते हैं कि इसमें एनाफोरा का इस्तेमाल किया गया है। गॉट इट? नेक्स्ट फिर हम देखेंगे इस पूरी लाइन में ई साउंड इज वेरी मच प्रोमिनेंट, राइट? सो इस लाइन के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं देयर इज वन मोर थिंग दैट इज एजोनेंस, जो कि हम लोगों ने पढ़ी है। एजोनेंस इज द थर्ड वन फिगर ऑफ स्पीच जो कि हमको ये बताती है कि वोवल साउंड का किसी पर्टिकुलर लाइन में रिपीटिशन हो रहा है। गॉट इट? आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे सेकेंड लाइन। इफ यू सी हियर गो इज नॉट एट ऑल राइमिंग विद नॉट, बी, लव, लविंगली एंड डे। अगर आप ये सेकंड वाला पैराग्राफ देखोगे तो इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ नो राइमिंग स्कीम। और जिस पैराग्राफ में किसी भी तरह की कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होती उसे आप बोलते हो फ्री वर्स। ओके, दिस इज फ्री वर्स। नेक्स्ट, अगर आप इस सेंटेंस को देखो, was it the time I realized that adults were not all they seems to be, so यहाँ पर एक लाइन कंटिन्यू हुई है और सेकंड पैराग्राफ में खत्म हो रही है। सो जब आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है जहां पर एक पैराग्राफ में 2 लाइंस कंटिन्यू होती हैं बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, दैट इज नोन एज एंजैबमेंट। सो हियर वी कैन ऑल्सो से दैट कि यहाँ पर एंजैबमेंट का इस्तेमाल किया गया है। ऑल्सो वी कैन से दैट टाइम, रियलाइज्ड, वर, यहाँ पर एजोनेस का इस्तेमाल भी हो रहा है।
सो तीसरी फिगर ऑफ स्पीच जो हमको यहाँ पर मिलती है, या तीसरी पोएटिक डिवाइस जो हमको यहाँ पर मिल रही है, दैट इज एजोनेंस, वॉवल साउंड का रेपिटेशन. ओके, आगे देखते हैं. Here if you see go, mine, choose, other, alone, they and so on. So here also there is no rhyming scheme. That means we have used here free verse. Okay? So free verse हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर free verse का इस्तेमाल किया गया है. Then there is another figure of speech or the poetic device has been used, that is known as alliteration. मैंने alliteration आपको कई बार बताया है, जब consonant sound का repetition होता है in the starting of the word, तो you can say that it is alliteration. My mind, my mind, mm sound is repeating in 2 consecutive words. Whichever way, w, alliteration. How it is alliteration? W sound is repeating in 2 consecutive words, right? Then we have thoughts that, t. This is also known as alliteration. Got it? समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पर आपका alliteration का इस्तेमाल किया गया है. आगे बढ़ेंगे. Now here, if you can see here where my childhood go, place rhyme with face, and here we have no. So we can take it as A, B, and C. So the rhyming scheme of this last line is A, B, and C. Got it? Now, if you go and went to see some other things, you can also get here the word as I. Here you can see the repetition of a vowel sound, which is an assonance. Okay? यहाँ पर आपको एजोनेंस देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पे आपका वॉवल रिपीट हो रहा है. आप चाहो तो ये वाली लाइन को भी देख सकते हो. आई इज द रिपीटिशन. सो यू कैन से इट एज कि यहाँ पर भी आपका एजोनेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है. सो माय डियर स्टूडेंट, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये जो पोएम है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसकी पोएटिक डिवाइसेस भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी. Rest, if you are new here, I would like to say that do not forget to subscribe our channel if you want to continue by seeing our sessions. Last, if you really like the session, do not forget to like and share it also. Bye bye, take care, may God bless you all.